एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज जो वीडियो है वो छोटी आई है क्योंकि मैं पढ़ रहा था और कल मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए कल शायद वीडियो नहीं आएगी। 27 तारीख को वीडियो आएगी, कोशिश करूँगा लंबी वीडियो लाने की। और तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा आपने देखा था कि यहाँ पे जो वू योंग था उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मैं तो हार गया। लू लू वाइयन जो भी था वो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल का इनहेरिटर, भाई उसकी वजह से तो सीन हो गया था और साथ में फेंगमॉन से तो हार ही गया वू योंग। तो अब क्या बोले, वू योंग ने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी डिफीट को कि भाई मैं तो हार ही गया फेंगयोन उससे, क्या बोले। लेकिन आगे थोड़ी ना, अभी तो वो नॉर्मली हारा है बस ऐसी गेम में। अभी असली गेम तो बाकी है ना, वहां पे देखते हैं कि क्या होगा जब 1v1 एकदम सामने सामने फड़ाई मतलब होगी ना, खतरनाक वाली लड़ाई। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है फेरी जीवी का। फेरी जीवी कहती है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। साउथर्न बॉर्डर बैटल की इन्फॉर्मेशन मिलते ही फेरी जीवी शॉक में बार बार यही बोल रही थी। वाइड और ब्राइट हॉल अब कंफ्यूजन से भरा हुआ था। फेंगयुआ सिर्फ ट्रिबुलेशन क्रॉस करके रैंक हिट नहीं बना, बल्कि 5 रीजनल माउंटेन रेंज में ट्रैप लगाकर हेवेली कोर्ट की गुई इमोर्टल जुनशेंग गुआंग को जिंदा पकड़ लिया। फेरेजीवी को पहले से पता था कि साउथर्न मोटर के गुई इमोर्टल्स पकड़े गए हैं, पर उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हेवेली कोर्ट का भी यही हाल होगा जल्दी ही। एक हेवेली कोर्ट गुई इमोर्टल जिंदा पकड़ा गया, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था। ये न्यूज सुनते ही उसके दिमाग में डीमन वनरेबल के खौफनाक रिकॉर्ड्स फ्लैश हो गए। उसकी मतलब जो आईब्रोज थी एकदम चढ़ सी गई और टेंशन क्लियर दिख रही थी उसके फेस पर। वो फेंगयुआन को ऑलरेडी हाई एस्टिमेट करते थे, पर फिर भी उसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे निकल चुकी थी। यानी उसने सोचा था कि फेंगयुआन तो एक्सपेक्टेशन में ही रहेगा, लेकिन विजडम पाथ के होते हुए भी मतलब उसकी सोच से आगे निकल जाना तो बहुत बड़ी बात थी। फेरिजीवी ने कहा, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील मिलने के बाद से ही ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, अब रैंक 8 बनकर शियाचा के मेथड के साथ। वाह, 5 रीजन माउंटेन का जो बायोम था उसका यूज करके एनिमीज को वहां पे ल्योर भी करवा दिया। ये क्लियरली हेवेली कोड के लिए ही डेंजर है और आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। उसने गहरी सांस ली। ये दिन आएगा, उसका अंदाजा उसे पहले से ही था, इसलिए उसने पहले ही फेंगयुआन को खत्म करने की कोशिश की थी, पर फेंगयुआन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज निकली। फेरिजीवी ने कहा, ये प्रोग्रेस और फास्ट हो रही है और एक तरीके से क्वांटिटिव से क्वालिटिव चेंज हो रहा है, पर बिना किसी बड़ी कम्युनिकेशन के लिए ये रैंक 8 कैसे बना। मतलब किसी को पता नहीं चला ये रैंक 8 बन गया, मतलब ऐसे कैसे बन गया यार। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लगता था फेंगयुआन टाइम पास से इमॉर्टल प्राइमेसी का फ्लो फास्ट करता होगा, पर अब पीछे देखकर उसे एक और पॉसिबिलिटी दिखी, एक ऐसी मेथड जो सीधा कल्टीवेशन लेवल ही बढ़ा सके। फेरिजी भी सोचते हुए कहती है, तो फिर वो मेथड क्या है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। वो रिड्यूस करना छोड़कर स्पेक्टर सोल की मतलब जो कन्फाइनमेंट एरिया थी ना वहां पे चली गई। ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, काफी देर बाद वो जो मतलब हिली हुई स्टेट में वापस आती है। एकदम चेक वेक करा होगा इसने, मेमोरीज चेक करी हो, जो भी चेक करा हो वापस जाके वहां पे यही तो करती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फेरिजी भी अब जब हिली हुई स्टेट में वापस से एकदम चक्कर खा गई, कुछ तो उससे बड़ा खतरनाक पता चला था। तो वो कहती है, अच्छा, सवेनियर इमॉर्टल फेटिश को, सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी, तो सच ये था। उसकी सोल एकदम भाई कांप उठी थी ये सुनने के बाद। स्पेक्टर सोल के एम्बिशियस ने उसे हिला दिया था, और जो सबसे बड़ा डरावना चीज ये थी कि ये गु अब फेंगयुआन के पास था। यानी सविनर निमटर प्राइमेसी वाला जो फेटिश गु है वो फेंगयुआन के पास है। उसके दिल में बहुत खतरनाक सी फीलिंग उभर आई थी। स्पेक्टर सोल ने सब कुछ भाई बहुत गहरा छुपा रखा था। अगर फेंगयुआन इस बार क्लू ना देता और वो स्पेशल सोल सर्च ना करती, तो वो अभी भी अंधेरे में ही रहती, उसे पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे सच क्या है। फेरिजीवी ने कहा, इसलिए फेंगयुन इतना फास्ट कल्टीवेट करता है। इस बार उसने साउथर्न बॉर्डर के बहुत सारे इमॉर्टल प्राइमेसी को खाक लिया और सीधा ट्रेडिशन स्किप करके रैंक 8 बन गया। वो शिया चाक की किलर मूव यूज करके रैंक 8 से मतलब एक तरीके से टक्कर ली उसने, यानी वो यंग से टक्कर ली, सबसे टक्कर ली। इसका मतलब है उसने सिया चाक के इमॉर्टल प्राइमेसी को खा लिया है, तभी उसके पास इतने टाइम बाद के दांव थे। इमॉर्टल प्राइमेसी नॉर्मली सिर्फ छोटे प्राइमेसी को ही खा सकते हैं, पर सवीना ने वाटर प्राइमेसी स्पेशल था। पर रैंक 8 ग्रुप टू हेवन को खाने के लिए टाइम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेंडमेंट चाहिए होता है। फेंगयुआन के पास वो कैसे हो सकता है। अचानक वो रुक गई, वो सोचने लग गई। उसका चेहरा बिल्कुल एकदम बदसूरत सा, मतलब खतरनाक सी शक्ल बन गई, होता है ना बदसूरत सी शक्ल वैसे टाइप की। तो और सारे क्लूज एक साथ यहाँ पे जुड़ने लग गए, यानी अब जितने भी उसके पास क्लूज थे ना अब सब एक लाइन में जुड़ रहे थे। कुछ उसे समझ आ रहा था। फेरिजीवी ने कहा, फेंगयुआन के पास ड्रीम पाथ मेथड्स हैं। वो ड्रीम रेलम से अटेंडमेंट लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए वो साउथर्न वर्ल्ड में ड्रीम रेलर्स को लूट रहा था। उसका टाइम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल है, पक्का ड्रीम रेलम से ही आया होगा। वो थोड़ी देर सांस खींचती है छोड़ती है, खींचती है छोड़ती है, यानी ये सब पचाने के लिए होता है ना, सांस ज्यादा लग जाती है इंसान को।
विश्वास नहीं हो रहा है भाई इस बंदी को, ये बंदी हिली पड़ी है, इसको एकदम, इसको पहले से नहीं पता था। हमें तो देखो इतने टाइम से पता है कि फेंगयुआ ना प्राइमेसी को खा सकता है, नॉर्मल वाले नहीं, बड़े से बड़े बंदों के खा सकता है, बस अटेंडमेंट ज़्यादा चाहिए उसे। अगर उसके पास अटेंडमेंट लेवल ज़्यादा होगा तो आराम से खा लेगा। और ये खासियत थी अपने सवेरे रिमोटल प्राइमेसी की। और एक नहीं, चाहे जितने मर्जी खा ले, कोई दिक्कत नहीं होती इस फेंगयुआन को, तो बहुत बढ़िया चीज़ थी। इससे अब ये रियलाइज़ हो रहा है, तभी इसकी फटी पड़ी है सुनने के बाद कि फेंगयुआ ने इतना सब कुछ खा वा लिया। यानी कैप्टिविस्ट जो उसके पास थे ना साउथर्न मोटर के, पक्का उसने मार दिए हैं। शायद एक आध बचा होगा, वरना तो सबको तो मार ही दिया होगा। आगे देखते हैं। फेंगयुआन के पास सविनर रिमोटर प्राइमेसी था, वो प्राइमेसी खा खा के क्लेमेटिस को स्किप कर सकता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अटेंडमेंट लेवल। नॉर्मल कोई इमोर्टल को अटेंडमेंट बढ़ाने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, पर फेंगयुआन ड्रीम रेलन से सीधा फास्ट लेवल अप कर रहा था। इस तरह एक परफेक्ट साइकिल बन गया था। उसकी कल्टीवेशन स्पीड इतनी हो सकती थी कि प्योर ह्यूमन कल्टीवेशन हिस्ट्री में, मतलब ऐसा मान लो कि आज तक कोई भी इतना आगे नहीं जा सकता। मतलब फेंगयुआन जितना स्पीड में कोई लेवल अप नहीं कर सकता, अटेंडमेंट लेवल बढ़ ही नहीं सकता किसी का इतने स्पीड में। सुनामी की तरह थी, एकदम वेव की तरह इसकी अटेंडमेंट लेवल बढ़ रही थी और कल्टीवेशन स्पीड इतनी खतरनाक बढ़ रही थी। फेरिस ईवी ने कहा नहीं, नहीं। और अगर मैं दोबारा से एक्यूरेट तरीके से बोलूँ तो, मतलब ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलूँ या सच बोलूँ या जो भी बोलूँ, तो यहाँ पे सबसे खतरनाक फेंगयुआन नहीं, सबसे खतरनाक स्पेक्टर सोल है। फेंगयुआन सिर्फ हेवेंस विल का एक चेस पीस था, जो स्पेक्टर सोल का हेवन डिफाइंग प्लान को तोड़ने के लिए यूज हुआ। बस एंड में वो हेवेंस विल के कंट्रोल से फेंगयुआन निकल गया, इसलिए ये सब रिजल्ट आया है। फेरिजीवी के दिल में एकदम कोल्डनेस सी जाग गई थी। हेवनली कोर्ट ने स्पेक्टर सोल को ऑलरेडी कैद कर रखा था। और फेरिज़ी खुद भी कई बार उस टॉर्चर मतलब करने गई है, स्पेक्टर सोल को सर्च करा, उसकी इन्फॉर्मेशन, मेमोरी सब सर्च करी हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन निकल सके इम्पोर्टेंट वाली। फिर भी उसके दिल में एक गहरा डर बना हुआ था स्पेक्टर सोल को लेकर। अगर स्पेक्टर सोल सच में सक्सीड कर जाता तो उसके पास हर पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट होता। उसकी एक्सट्रीम क्लियर नेचर के साथ वो प्राइमेसी को डिवोर करता रहता, शैडो सेक्ट और ज़ॉम्बी अलायंस के रिसोर्स यूज़ करके सीधा रैंक 8 पहुँच जाता। और उस लेवल पर उसकी बैटल स्ट्रेंथ भाई एक तरीके से पस्यूडे इमॉर्टल वल्नरेबल जितनी होती। पस्यूडे इमॉर्टल वल्नरेबल मीन्स ऐसा मान लो कि हाफ रैंक 9, यानी हाफ रैंक 9 मीन्स सबसे ऊपर। अभी तो रैंक 9 वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, गो वर्ल्ड में कोई। तो वो ऐसा होता कि कोई रैंक 9 है नहीं, तो ये जो अपना स्पेक्टर सोल होता है दोबारा जो पैदा हुआ है वो वाला, वो एकदम हाफ रैंक 9 होता। और थोड़ा सा और करने के बाद तो वो रैंक 9 ही पहुंच जाता, क्योंकि वो रैंक 9 पहले से था ही, उसके बाद इतना दिमाग था ही, तो पहुंच ही जाता। सोचो ज़ॉम्बी अलायंस कितनी बड़ी थी। अगर मान लो स्पेक्टर सोल उसको, अगर हम अज़्यूम करते हैं, मान लो स्पेक्टर सोल को ना वो बॉडी मिल जाती, है ना? फेंगयुआन कुछ नहीं करता और स्पेक्टर सोल को अपनी ओरिजिनल बॉडी मिल जाती, वो दोबारा से रिबॉर्न हो जाता। और जैसे ही वो रिबॉर्न होता ना, उसके पास होती ज़ॉम्बी अलायंस में इतने सारे रैंक 8 के बंदे, उसके पास इतने सारे और भी मतलब शैडो सेट के और मेंबर्स होते, इतना कुछ होता। और देखो स्पेक्टर सोल ना रहमदिल तो इंसान है नहीं कि सबने उसकी हेल्प करी है, सबने शैडो सेट के साथ मिलके आगे बढ़े हैं तो वो सबको छोड़ देगा। ऐसा है नहीं, वो फ़ायदे के लिए तो देखो निपटा ही देगा किसी ना किसी को क्या, सबको ही निपटा देगा। कुछ लोग बच पाएँगे, वो अपनी मर्ज़ी से बच पाए तो, वरना तो सब तो निपट ही जाएँगे मतलब स्पेक्टर सोल के आगे। और वो सबका प्राइमेसी खा कर एक बार में सीधा हाफ रैंक 9 पहुँच जाएगा। हाफ रैंक 9 उसे पहुँचने में कितना ही टाइम लगेगा? ज़रा-सा क्यों? क्योंकि भाई स्पेक्टर सोल के पास ना बहुत पहले से ही ना हर पाथ के अटेनमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हैं। वो हर पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। रिबॉर्न हुआ बंदा है, लेकिन उसके पास जो सोल है उसकी, वो तो वही वाली है ना। और अटेनमेंट लेवल किससे जुड़ा होता है? सोल से ही तो जुड़ा होता है, तुम्हारी मेमोरीज़ से ही तो जुड़ा होता है। इसलिए जो स्पेक्टर सोल अगर रिबॉर्न होता, तो उसके पास सारी चीज़ें पहले से होती। और बस उसको क्या ज़रूरत होती? एनेक्स करने की, यानी खाने की। और वो मारता रहता, प्राइमेसी खाता रहता और एकदम से ही पता नहीं कितने, मान लो 2 महीने 3 महीने में सीधा हाफ रैंक 9, या हो सकता है कि 1 ही महीने में हाफ रैंक 9 पहुँच जाता है स्पेक्टर सोल। इसलिए ये कहना चाह रही है, इसकी फट रही थी स्पेक्टर सोल को लेके, वो तो फेंगयुआन ने ले लिया, वरना तो स्पेक्टर सोल तो ले जाता भाई, सबको ही उड़ा देता एक बार में। और सबसे खतरनाक बात, जब 5 रीजनल chaotic वॉर होती और हर जगह ड्रीम रेलम निकलते, स्पेक्टर सोल मतलब आगे बढ़ के सब कुछ कर सकता था। उसकी एम्बिशन सिर्फ लीड सोल इनटू ड्रीम देखकर ही समझ आ जाती थी। इस फील्ड में उसने पहले ही काउंटलेस प्रिपरेशन कर रखी थी। अगर वो इस स्टेप तक पहुंच जाता तो उसका डोमिनेशन इतना बड़ा होता कि ग्रेट ड्रीम सीड फेंगजिंग वांग को मैच्योर होने का चांस ही नहीं मिलता, और फिर तो फेंगजिंग हुआंग का तो काम बन जाता। फेरिज़ी ने आगे कहा, अच्छा हुआ है सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और वो फँस गया। अब उसकी जगह फेंगयुआन इस प्लान में चल रहा है, इसलिए कहना ज़्यादा सही होगा कि वो पूरी तरह से सक्सीड भी नहीं हुआ और पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ स्पेक्टर सोल, क्योंकि उसका अभी भी एक तरीके से एक हिस्सा यानी फेंगयुआन वो आगे बढ़ रहा है। फेंगयुआन के बारे में सोचते ही फेरिज़ी की मतलब जो आईब्रोज़ थी एकदम उठ गई कि भाई
खतरनाक है भाई अपना फेंगयुआन। फेंगयुआन ने साउथर्न मॉडल के गुई मॉडल को छोड़ दिया था और वो सीधा जुनशेंग वांग को पकड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्पेक्टर सोल का सोल सर्च करती हूँ। वो जुनशेंग वांग की सोल से हेवेली कोड की लोकेशन निकालना चाहता है। ओह नो! हेवेली कोड की लोकेशन नहीं, वो रिवर ऑफ टाइम में भी उंगली करेगा। रिवर ऑफ टाइम लगातार बह रही थी, इतनी वास्ट थी कि उसका कोई एंड नहीं रहा था। एक इमॉर्टल गु हाउस के अंदर फेंगयुआन शांत खड़ा था, रिवर के फ्लो में उसकी मतलब जो चमकते रिपल्स देख रहा था। यानी ये फेंगयुआन यहाँ पे टाइम शिफ्ट हो चुका है, टाइम कह रहा हूँ, सीन शिफ्ट हो चुका है और ये फेंगयुआन आ चुका है कहाँ पे? रिवर ऑफ टाइम के अंदर, या रिवर ऑफ टाइम नहीं, एक इमॉर्टल गु हाउस है और ये रिवर ऑफ टाइम के अंदर है इमॉर्टल गु हाउस। फेरीज़ीबी ने जैसे ही बनाया रिवर ऑफ टाइम, ओह नो रिवर ऑफ टाइम, इसका मतलब यही था कि वो जान चुकी है कि फेंगयुआन रिवर ऑफ टाइम के अंदर गया है। अब वो जुनशेंग गुआंग की सोल सर्च करके वहाँ गया है या कैसे गया ये तो नहीं पता, वो तो आगे पता चलेगा क्योंकि इतना ही बताया गया। लास्ट लाइन यही थी कि फेरीज़ीबी ने कहा ओह नो रिवर ऑफ टाइम, और जैसे उसने लाइन बोली सीन शिफ्ट हुआ और सीन आ गया कहाँ? रिवर ऑफ टाइम लगातार बह रही थी, इतनी वास्ट थी कि उसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। एक इमॉर्टल गु हाउस के अंदर से फेंगयुआन शांत खड़ा था, रिवर ऑफ टाइम के जो फ्लो था उसको देख रहा था। उसमें जो रिपल्स आ रहे थे उसको देख रहा था। अब आगे देखते हैं रिवर ऑफ टाइम। इमॉर्टल प्राइमेसी में घुसकर थोड़ा टाइम मिलते ही फेंगयुआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल से बनाकर किलर मूव यूज़ करा और बैटलफील्ड से एस्केप कर गया। कुछ ही देर बाद वो रिवर ऑफ टाइम में आ चुका था। इस वक़्त जुनशेंग वांग की सोल उसके प्राइमेसी के मतलब इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर लगातार सोल सर्च फेस कर रही थी। फेंगयुआन ने कहा, "खुद को और दुश्मन को जान लो, तो फिर कभी नहीं मतलब हार होगी तुम्हारी, हमेशा जीतोगे।" फेंगयुआन को अर्जेंटली जानना था कि हेवेली कोर्ट ने रिवर ऑफ टाइम में क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। 5 रीजनल माउंटेन रेंज में एम्बुश और इतनी बड़ी फाइट के बाद मैंने जुनशेंग वांग को पकड़ लिया है, पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज़ भी कर दी। यानी फेंगयुआन का यही कहना था कि भाई देखो मैंने इतना तो कर दिया लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी लीक हो चुकी है। वो हेवेली कोर्ट को रिस्पॉन्स का टाइम नहीं देना चाहता था, इसलिए सीधा इसी शॉर्ट गैप में रिवर ऑफ टाइम में घुस गया था। आगे फेंगयुआन ने कहा, "ये लू वायन सिंपल नहीं है, उसका मूव बिल्कुल सही टाइम पर आया, क्रिटिकल मोमेंट पर रैंक 7 को बचा लिया। लगता है वो पहले से ही पास में छुपा हुआ था कहीं पर।" पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल का नेचर बड़ा दयालु था। उसने chaotic वर्ल्ड को शांत किया था और स्पेक्टर सोल के डैमेज को 5 रीजन में रिपेयर किया था। इसी वजह से उसकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा है, खासकर साउथर्न मॉडल में। लो वाइयन उसका इनहेरिटर होने के नाते वही रेपुटेशन कैरी करता है। ये बंदा मेरे अगेंस्ट जा रहा है, पर इसका असली गोल सिंपल नहीं लगता। सब कुछ फॉग के पीछे छुपा हुआ है। बुरी बात ये है कि मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ में ऐसा कोई बंदा ही नहीं था। ये कहाँ से टपक गया? मतलब लू वाइयन कहाँ से आ गया? ये तो पहले था ही नहीं, अचानक से दिखने लग गया लू वाइयन। जितना ज़्यादा फेंगयुआ सोचता, उतना ही उसे लगता कि उसके 500 साल के मेमोरीज़ एक तरीके से अनरिलायबल हो रहे हैं, यानी भरोसेमंद नहीं है उसके मेमोरीज़ पुराने वाले। जितना उसने यूज़ कर लिया मेमोरीज़ का कर लिया, अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहे उसके, अनरिलायबल हो गए हैं। हो सकता था रिबर्थ का बटरफ्लाई इफ़ेक्ट लू वाइयन तक फैल चुका हो। फेंगयुआन ने हल्का-सा सर हिलाया। लू वेइन को फ़िलहाल इग्नोर किया और ताओ ज़ू की इनहेरिटेंस के बारे में सोचा। उसके दिल में बहुत बड़ा रिग्रेट था। मतलब एक रिग्रेट सा उठ गया क्योंकि ताओ ज़ू की इनहेरिटेंस नहीं मिली। ताओ ज़ू की ट्रू इनहेरिटेंस डेफिनिटली 5 रीजनल वॉल से रिलेटेड थी। फ्यूचर में रीजनल वॉल पूरी तरह से गायब हो जाने वाली थी और 5 रीजन एक हो जाते और ताओ ज़ू की रिसर्च मज़ाक लगती। पर ध्यान से सोचा जाए तो ताओ ज़ू ने 5 रीजनल माउंटेन रेंज बनाया था। तो क्या रीजनल वॉल को इमिटेट करने वाली ये मेथड डिफेंस के लिए यूज़ नहीं हो सकती थी? खासकर फेंगयुआन के लिए रीजनल वॉल के अंदर फाइट करना एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेज रखता है फेंगयुआन इस चीज़ में। और सोचो अगर वो एक ऐसा डोमेन बना दे जहाँ पे भाई फेंगयुआन अंदर रहे और सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाए तो मज़ा ही आ जाए ना। और फेंगयुआन को कुछ होगा नहीं क्योंकि फेंगयुआन के पास है इमॉर्टल फेटिश गो, मतलब सविनर इमॉर्टल फेटिश गो। आगे देखते हैं, फेंगयुआन ने कहा, "अफ़सोस, सच में बहुत बड़ा अफ़सोस है ये मेरे लिए। सिचुएशन ने मुझे इनहेरिटेंस लेने से एकदम मना ही कर दिया, ले ही नहीं पाया। बस मतलब मुँह मतलब होता है ना, गले तक आ गया, मुँह तक आ गया। अरे कौन-सी कहावत है? मैं बोल भी नहीं पा रहा कि हाथ को आया मुँह ना लगा, जो भी है ये कहावत है। तो फेंगयुआन ने आगे कहा, "मैं ताओ ज़ू की ट्रू इनहेरिटेंस मिस कर गया।" फेंगयुआन का विज़डम पाथ अटेनमेंट कम नहीं था। उसे स्ट्रॉन्ग एक तरीके से प्रीमोनिशन हो रही थी कि ये चांस मिस करना उसके लिए एक मैसिव लॉस था। मतलब होता है ना एक थोड़ा-सा रिग्रेट आते रहना, बे यार ये कर देता, बे यार ये कर देता। उसे पता था वो मतलब मिस हो ही जाना है, जैसे-तैसे मिस हो जाना है, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि यार कर देते तो मज़ा आ जाता, वही टाइप का। मतलब तुम्हें कभी-कभी तुमने कुछ ऐसा काम करा हो जिसमें तुम्हारी गट फीलिंग कह रही हो कि कर दे, लेकिन तुम सोचते हो कि अरे छोड़ो रहने दो और फिर बाद में रिग्रेट करो, तो ये चीज़ थी।
फेंग युआन ने आगे कहा, ताओ ज़ो की इनहेरिटेंस। अगर ये बात कुछ महीने पहले होती तो फेंग युआन शायद साउथर्न बॉर्डर के गुई मॉडल्स को यूज़ करके इस इनहेरिटेंस का एक्सचेंज कर सकता था, पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी। उसके पास जो साउथर्न बॉर्डर कैप्टिविस्ट थे वो सब ऑलरेडी एनेक्स हो चुके थे। मैंने बोला था ना, मार दिया होगा इसने। हॉस्टेजेस सब मर चुके थे। ये साउथर्न बॉर्डर गुई मॉडल्स सब रैंक 7 एक्सपर्ट थे, जबकि शिया चा तो रैंक 8 थी। सवेनियन इमॉर्टल प्राइमेसी ने उन सबको जितना भी था, मतलब एक तरीके से जो भी उनके प्राइमेसी थे, जितना कुछ था अंदर, पूरे इमॉर्टल प्राइमेसी को एनेक्स कर लिया, यानी खा लिया, एब्ज़ॉर्ब कर लिया। साथ ही सिटी वेल के ब्लेस्ड लैंड्स भी गए। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फेंग युआन का कल्टीवेशन एक्सप्लोसिवली बढ़ गया। वो रैंक 7 से सीधा रैंक 8 पहुँच गया और फाइनल रैंक 7 ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन स्किप कर गई। यानी इसने बिना ट्रिब्यूलेशन लिए ही सीधा रैंक 8 पहुँच गया। ओरिजिनल प्लान ये था कि 5 रीजन माउंटेन रेंज में और साउथर्न बॉर्डर को इमॉर्टल को पकड़ के उन्हें एक्सटॉर्शन करना है, यानी बस लूटा-मारी फिरौती लेनी है बस। पर लू वाइयन की वजह से पूरा प्लान बिगड़ गया था। सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ा, सविनियन इमॉर्टल प्राइमेसी की परफेक्ट एनेक्सिंग एबिलिटी से दाव मार्क भी मैसिव अमाउंट में बढ़ गए थे। परसिबल दाव इमॉर्टल गू से चेक करने पर फेंग युआन के दाव मार्क का डेप्थ खुद उससे भी एक तरीके से देखकर वो हैरान हो गया कि भाई इतना ज़्यादा डेप्थ, इतना खतरनाक दाव मार्क। पहले उसके टाइम पास दाव मार्क लगभग सबसे नीचे थे। अब वही जो टाइम पास दाव मार्क थे, बहुत बड़ा नंबर, एकदम नंबर 1 आ चुके हैं। करीबन आ चुके हैं उसके 73,000, यानी 73,000। 73,000 टाइम पाथ के दाव मार्क थे। इसमें लगभग पूरा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन सिया चा का ही था। एक ही लूट में वो सच में एक तरीके से अमीर हो गया था दाव मार्क से, टाइम पाथ वाले सिर्फ। इतने टाइम पाथ दाव मार्क के साथ उसके टाइम पाथ किलर मूव 74 एम्पलीफाई हो जाते हैं, यानी 74x। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक। और ऊपर से रैंक 8 स्प्रिंग एंड समर गो तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ को अब एक्सट्रीमली टेरिफाइंग बना चुका था। इसी वजह से 5 रीजनल माउंटेन रेंज में वो एक साथ कई गुई मॉडल के अटैक को रोक पाया। ऑफ कोर्स उसने बायोम का भी फुल फायदा उठाया था। 5 रीजनल वॉल की वजह से साउथर्न वर्गो इमॉर्टल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे थे और एक दूसरे से ही क्लैश कर रहे थे। और उसके पास अब सेकंड हाईएस्ट पाथ का जो मतलब दाव मार्क था वो था वाटर पाथ का, जिसमें 60,000 दाव मार्क थे। और यहाँ पे ज़ाओली, वुई है, यू चान जैसे लोन इमॉर्टल को मारना और सिटी वेल के ईस्टर्न सी लोन इमॉर्टल का जितना भी सब वाटर पाथ की चीज़ें थी उनको खा लेना, एब्ज़ॉर्ब कर लेना। तो इतना कर दिया था, यानी 8,000 कर दिया था वाटर पाथ के दाव मार्क। अब यहाँ पे थर्ड पाथ भी था। थर्ड पाथ था ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, जिसमें 50,000 दाव मार्क थे इसके। पहले सबसे नंबर 1 पे यही था, लेकिन अब थर्ड पर आ गया था। फोर्थ था सोल पाथ 30,000 दाव मार्क के साथ। इसमें इमॉर्टल प्राइमेसी के नेचुरल दाव मार्क और येलो स्प्रिंग घोस्ट मार्शल स्टैचू क्लैमिटी, ग्रीन लाइटनिंग डिवाइन मार्शल स्टैचू ट्रिब्यूलेशन और बाकी एक्यूमुलेशन मिला के लगभग 29,000 बने थे। बाकी कुछ हंड्रेड्स उसकी सोल कल्टिवेशन से आए थे और स्पेक्टर सोल की ट्रू इनहेरिटेंस के हिसाब से मिलियन मैन सोल और 10 मिलियन मैन सोल, फिर 100 मिलियन मैन सोल, फिर डेसोलेट सोल। डेसोलेट सोल के बाद सोल पर करीबन 1000 दावमार्क्स मिलते हैं, यानी अगर तुम इतना पार कर लो तो 1000 दावमार्क तुम्हें ऐसे ही मिल जाएँगे। उसके बाद आइस एंड स्नो पाथ, फिर रूल पाथ, मेटल पाथ, वुड पाथ, फायर पाथ, वाइंड पाथ जैसे कॉमन पाथ थे, जिसके अंदर उसके पास 20,000 दावमार्क थे बाकी पाथ में। फिर लास्ट आता है डार्क पाथ, लाइट पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, क्यूआई पाथ, लक पाथ, साउंड पाथ, ब्लड पाथ। इन सब में उसके पास 10,000 दावमार्क थे। और एंड में फूड पाथ, पैंथम पाथ और बाकी सारे रेयर पाथ थे, जिसके अंदर उसके पास कुछ 1000 या हंड्रेड्स मार्क ही थे। मार्क मीन्स वही वो पाथ के दाव मार्क। आगे देखते हैं। अब ड्रीम रेलम्स में देखते हैं। इन कुछ महीनों में फेंग युआन ने अपने सारे ड्रीम रेलम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिए थे। हर पाथ में उसका अटेनमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। सबसे ऊपर था रिफाइनमेंट पाथ, क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। सेकंड पर था थफ्ट पाथ, टाइम पाथ, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, यानी थफ्ट पाथ और टाइम पाथ दोनों में ग्रेट ग्रैंड मास्टर। थर्ड पर था ब्लड पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, स्टार पाथ, विजडम पाथ। इन सब में वो ग्रैंड मास्टर था। रूल पाथ और सोल पाथ भी इसी लेवल पर आ चुके थे, यानी ग्रैंड मास्टर। बाकी जितने भी थे लोअर लोअर पाथ में थे, उसमें इतना ही था। दाव मार्क के कंपैरिजन में अटेनमेंट लेवल बढ़ाना जैसे जैसे ऊपर जाता उतना ही मुश्किल होता जाता। सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे टाइम पास, सोल पाथ और रूल पाथ में हुई थी, क्योंकि अचानक से मतलब ग्रेट ग्रेट तो नहीं, सिर्फ ग्रैंड मास्टर पे पहुंच चुका था इन सब में। और बाकी जो पाथ है ना वो सब नॉर्मल ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं गए, बाकी सब नॉर्मल है। जितना बता दिया उतना ही देखो बस, उससे ज़्यादा तो सब नॉर्मल पे ही है। दाओमाक और ड्रीम रेलम के अलावा सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी का डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इमॉर्टल प्राइमेसी एनेक्स करते-करते यानी खाते-खाते एब्ज़ॉर्ब करते-करते डेवलपमेंट 15% तक पहुँच चुका था। और एक खास बात, शिया चा की इमॉर्टल प्राइमेसी में उसने ईयर एसेंस पूल पाया था। इस तरह अब फेंग युआन के पास 2 ईयर एसेंस पूल हो चुके थे। सबसे बड़े गेन्स 2 चीज़ें थी। पहली, लुओपो सील, ये इमॉर्टल किलर मूव फेंग युआन काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, पर अब जाकर फाइनली कंप्लीट हुआ।
लुओपोसिल बढ़िया है भाई, ये तभी तो इसने यूज़ करा था, थंबनेल में भी तुमने देखा होगा। वो जो माउंटेन है वो लुओपोसिल है और परफेंगिवान है, अपने हाथों से वो कर रहा है। तो देख ही लिया होगा। आगे देखते हैं। ये काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था लेकिन फाइनली अब कंप्लीट हुआ था। दूसरा उसके पास था इनकम्प्लीट इमॉर्टल गु हाउस, इनकम्प्लीट। फेंगिमान का प्लान काफ़ी पहले से था कि खुद का अपना इमॉर्टल गु हाउस बनाया जाए ताकि हाई लेवलॉन, बाइनिमिंग और बाकी लोग उसके साथ फाइट कर सकें। इस इमॉर्टल गु हाउस के डिज़ाइन के लिए उसने शेड्यूल्ड एक तरीके से रेसिडेंस, क्लाउड सिटी, डार्क फ्लो जायंट सिटी, प्रोफाउंड आइस हाउस, अनब्रेकेबल आयरन फोर्ट्रेस और ब्लड रिवर कैरेट, नाइटमेयर कैस्टल, ग्रीन वेव पवेलियन, वेविंग ककून मैनर, गोल्डन अल्टर, रिग्रेट पूल, सैक्रेड फेदर सिटी और बाई ही पैलेस जैसे कई इमॉर्टल हाउसेस का रेफरेंस लिया था। यानी इतना सब कुछ इसने मिक्स करके इसको बनाया है। इनकम्प्लीट अबे क्या, इतना सब मिक्स कर दिया तब भी अभी भी इनकम्प्लीट है वो, देख रहे हो? अब रेफरेंस है लेकिन फिर भी यार इनकम्प्लीट तो अजीब लग रहा है सुनने में। किसी इमॉर्टल को की कमी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और पूरे स्ट्रक्चर का स्केलेटन ग्रेसफुल क्योटिक ड्यूअल स्टेज पर बेस्ड था। आगे देखते हैं। कुछ महीने पहले जब फेंगयुआन सॉथर्न रोड के राइटियस पास से गू के बदले गू का एक्सटॉर्शन कर रहा था, यानी लूटा-मारी फिरौती कर रहा था, तब उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट इमॉर्टल गू हासिल किए थे। इन्हीं इमॉर्टल गू की मदद से उसने इस इमॉर्टल गू हाउस का स्केलेटन बनाया था, यानी ढांचा। ये इमॉर्टल गू हाउस खुद फेंगयुआन ने डिज़ाइन किया था और ये बिल्कुल एक तरीके से बहुत अलग था, यानी प्रेडिक्ट करना इसको बहुत मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि सब कुछ मिक्स करके और अपनी सोच को मिक्स करके बनाया गया, यानी क्रिएटिविटी प्लस रेफरेंस, तो बड़ा खतरनाक था। क्योंकि उसे रिवर ऑफ टाइम में एंटर करना था। इस गू हाउस का कोर टाइम पाथ इमॉर्टल गू पर बेस्ड था। इसकी एबिलिटीज़ काफ़ी बैलेंस थी, पर सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये थी कि इसकी कंसीलमेंट यानी छुपा रह सका था। अभी ये सिर्फ स्केलेटन था, फिर भी 5 सीजनल माउंटेन रेंज में इसकी बैटल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई थी। इसी गू हाउस के साथ यंग वुशी और बाकी लोगों ने फेंगयुआन के साथ कोऑर्डिनेट करके जिनशेंगुआंग को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था। आगे देखते हैं रिवर ऑफ टाइम में। रिवर ऑफ टाइम में लहरें ऊपर-नीचे हो रही थी, पानी एकदम भाई उछल रहा था और हर जगह रेनबो जैसी लाइट बन रही थी। फेंगयुआन इस इनकम्प्लीट इमॉर्टल गो हाउस में बैठकर धीरे-धीरे रिवर ऑफ टाइम में आगे बढ़ रहा था। रैंक 6 टाइम पाथ क्लोन सबेरियन इमॉर्टल प्राइमेसी से निकल चुका था। वो फेंगयुआन के पास खड़ा था, आँखें बंद करके अंदर से सेंसिंग कर रहा था। रेड लोटस डीमन वनरेबल ने रिवर ऑफ टाइम में काफ़ी ट्रू इनहेरिटेंस छोड़ रखी थी। उन्हें ढूँढने की थी स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, पर रिवर ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। स्टोन लोटस आइलैंड्स ढूँढने के लिए सिर्फ़ लक काफ़ी नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट भी चाहिए होता। फेंगयुआ सोच में कहता है, अगर इस बार रिवर ऑफ टाइम एक्सप्लोरेशन में रेड लोटस की एक ट्रू इनहेरिटेंस मिल जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा। और आगे उसने कहा, पर सबसे इम्पोर्टेंट काम है हेवेली कोड के अरेंजमेंट्स को टेस्ट करना और उन्हें सरप्राइज़ देना। अगर पॉसिबल हो तो उनके अरेंजमेंट्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देना। इसी बीच फेंगयुआन इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर जुनशेंगुआंग के सोल सर्च को कर रहा था। पहले जुनशेंगुआंग के सोल पर लाइट पाथ दाओमा का प्रोटेक्शन था, पर जब लुओपो सील लगा तो वो डिफेंस टूट गया। साथ ही उसकी सोल हेवीली इंजर्ड हो गई, ऑलमोस्ट मरने के पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। इसी वजह से जब यिंगवुशी ने लीड सोल इनटू ड्रीम यूज करा, जुनशेंगुआंग सीधा हिट हो गया और तुरंत ही डीप स्लीप में चला गया। लीड सोल इनटू ड्रीम का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया था, यानी एकदम मतलब कोऑर्डिनेशन मीन्स फेंगीमान का अटैक प्लस लीड सोल इनटू ड्रीम एकदम बढ़िया टाइमिंग पे आया था, जिससे वो कमज़ोर भी हो गया और सीधा ड्रीम स्टेट में चला गया। और लीड लीड सोल इनटू ड्रीम ये कौन यूज़ करता है? यंगवुशी यूज़ करता है, और क्या बढ़िया तरीके से उसने यूज़ करा, इतनी बढ़िया कंडीशन में यूज़ करा कि मज़ा ही आ गया। एनिमी की सोल सेंस करना और दोनों सोल्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना, रैंक 8 गो इमॉर्टल को इस हाल में लाना, ये दिखाता था कि लुओपोसील कितना टेरिफाइंग है, और साथ में लीड सोल इनटू ड्रीम एक साथ यूज़ कर देना, मतलब कॉम्बो बना के मज़ा ही आ गया। वैसे भी जब फेंगयुआ ने लुओपो वैली को इस मूव का कोर बनाया तो इतनी पावर सरप्राइजिंग नहीं थी। अभी जुनशेंगुआंग की सोल बहुत वीक थी, वो फेंगयुआन के मेथड के सामने बिल्कुल रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। इन्फॉर्मेशन लगातार फेंगयुआन के पास आ रही थी। फेंगयुआन आगे सोच में कहता है, हेवेली कोर्ट ने क्या अरेंजमेंट्स किए होंगे, जुनशेंगुआंग को ज़रूर पता होगा। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन के आईब्रोज रिलैक्स हो गई। फेंगयुआन सोच में कहता है, ओह, टाइम पाथ इमॉर्टल हाउस, प्रेजेंट और पास्ट पवेलियन। जैसे ही ये थॉट आया, उसके सामने का पानी अचानक ऊपर उठ गया। एक बहुत बड़ा पवेलियन लहरों से एकदम चलता हुआ सामने आ रहा था। ये पवेलियन चारों तरफ से बंद ही नहीं था, काफ़ी सिंपल भी था। छत
पीली ग्रास से एकदम बनी हुई थी। पिलर्स ग्रे व्हाइट पत्थर के थे, बिल्कुल पॉलिश नहीं किए हुए, एकदम ऐसा लग रहा था खंडर टाइप का। अंदर एक फोल्डिंग स्क्रीन था जो सबसे एलिगेंट डेकोरेशन में लग रहा था। पवेलियन के अंदर 4 इमॉर्टल गुहा हाउस 4 इमॉर्टल कह रहा हूँ, 4 इमॉर्टल खड़े थे। ये इमॉर्टल गुहा हाउस है, इस गुहा हाउस के अंदर 4 इमॉर्टल्स खड़े हैं और जितने भी अंदर थे वो सारे के सारे रैंक 7 थे। वो फेंगयुआन के इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहा हाउस को देख रहे थे, उनकी आंखों में डेंजरस शाइन थी। फेंगयुआन शांत टोन में कहता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन एक प्योर टाइम पाथ इमॉर्टल गुहा हाउस है। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों इंस्पेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में ये बेस्ट है। हेवेली कोर्ट ने इसे यहाँ रखा, इसलिए ही मैं रिवर ऑफ टाइम में आया, वो मुझे डिटेक्ट कर गए। अच्छा, सच में अमेजिंग चीज़ थी। यंग वुशी, बाय निमिंग और बाकी सबके चेहरे भी सीरियस हो गए थे सब देखकर। उन्हें भी समझ आ गया था कि उनका इनकम्प्लीट इमॉर्टल गुहा हाउस कंसीलमेंट में एक्सपर्ट था, फिर भी डिटेक्ट हो गया, यानी उन लोगों को पता चल गया। हमारा इमॉर्टल हाउस इसीलिए तो बना था ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन फिर भी पता चल गया हेवेली कोर्ट को, तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब फाइट शुरू होने से पहले ही वो पैसिव पोजीशन में आ चुके थे। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन आगे बढ़ा और इनकम्प्लीट इमॉर्टल हाउस के हजारों स्टेप दूर गया। पवेलियन के अंदर से एक कोल्ड आवाज आई, शांग शुनजी, शांग सुनजी। वो कहता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 4 शांगजी रिवर ऑफ टाइम गार्ड कर रहे हैं। फोर शुनजी, ओके ठीक है। शांग सुनजी इसका नाम है और ये कहना चाह रहा है कि हम 4 शुनजी हैं जो गार्ड करते हैं रिवर ऑफ टाइम का जो भी है काम वाम। आगे इसने कहा, डीमन आगे बढ़ने का सोचना भी मत। यहाँ पे दूसरा शुनजी कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। फेंगयुआन अंदर ही अंदर सोचते हुए कहता है, ओह 4 शुनजी। उसने तुरंत ही जुन शेंगुआंग की सोच सर्च करके उन चारों की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये चारों टाइम पाथ गुई मॉडल थे। ये एक तरीके से क्वाडपेटर्स थे, यानी चारों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और 3 भाई और 1 छोटी बहन। ये चारों ना मतलब बड़े खतरनाक है। वो होता नहीं है जब जुड़वा लोग होते हैं, साथ वाले लोग होते हैं, भाई-भाई, तो एक एक ही अटैक को वो इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि वो चारों लोग एक साथ यूज़ करेंगे तो उसकी पावर खतरनाक बन जाती है। जैसे ग्रीन सिटी रैम्पेज नहीं था, वो हाई ट्राइब का वैसा ही वाला। आगे देखते हैं। बचपन में स्पिरिट बटरफ्लाई वैली में इन्हें ढूँढा था और स्पेशली नरिश किया गया था, आगे बड़ा किया गया था ताकि ये लोग आगे जाके काम आ सके। उनके नाम थे शांग सुनजी, ज़ांग ज़ोंग शुनजी, शिया सुनजी और सबसे छोटी बहन जो थी उसका नाम है शुन गुओज़ी। अजीब-अजीब नाम है, लेकिन हम इनको 4 शुनजी कह सकते हैं। सबसे बढ़िया इनके ऊपर सूट करता है 4 शुनजीज़। अब आगे देखते हैं। जुनशेंग गुआंग की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 4 शुनजी सब के सब रैंक 7 थे। उनकी कल्टीवेशन भी सेम थी। उनके पास एक कंबाइंड टेक्निक थी जिनकी पावर बहुत ज़्यादा थी। उस मूव से वो रैंक 8 गुई मॉर्टल के साथ भी फाइट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ही मूव तक। कुछ राउंड्स के बाद वो डेफिनिटली हार ही जाएँगे रैंक 8 से, लेकिन झेल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, वही बड़ी बात है। वो पास्ट के फेंगयुआन या फेंगजीजे जैसे नहीं थे जिनके पास कंटिन्यूअस रैंक 8 लेवल की बैटल स्ट्रेंथ होती। फिर भी ये ऑलरेडी काफ़ी इंप्रेसिव था। स्पिरिट बटरफ्लाई वैली ने 4 शुनजी को नरिश करके छुपा कर रखा था। उन्हें नॉर्मली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता था। फेंगयुआन सोच में कहता है, हेवेली कोर्ट रिवर ऑफ टाइम में अरेंजमेंट्स करना चाहता है तो स्पिरिट बटरफ्लाई वैली को मानना ही पड़ेगा। फेंगयुआन ने आगे सोच में कहा, 4 शुनजी टाइम पाथ के एक्सपर्ट और उनका कॉम्बिनेशन एक तरीके से परफेक्ट है। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन हैंडल करने के लिए बेस्ट चॉइस है। फेंगयुआन ने हल्की सी उनकी तरफ लुक दिया। 4 शुनजी पास्ट एंड प्रेजेंट पवेलियन उनके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं थे। टाइम पाथ के रैंक 8 गोई इमॉर्टल बहुत रेयर होते हैं। हेवेली कोर्ट के पास पहले लॉर्ड हुआंगशी था, पर वो पहले ही रिवर ऑफ टाइम में मर चुका है, इसलिए फेंगयुआन को रोकने के लिए उन्हें रैंक 7 टाइम पाथ गोई इमॉर्टल यूज़ करने पड़े जब तक। और एक तरीके से मतलब और भी चीज़ नहीं है ना उनके। देखो, जो हवेली कोर्ट है ना, उनके पास लोग कम है। क्यों लोग कम है? क्योंकि जो उनके आधे से ज़्यादा लोग हैं ना, वो जो ग्रेवयार्ड नहीं है उसके अंदर सोए पड़े हैं, इसलिए। तो वो किसका सहारा लेते हैं? जो 10 ग्रेट एशियन सेक्ट है उन लोगों को इधर बुला लेते हैं, कहीं से रिक्रूट कर लेते हैं। लोग उनके पास हैं लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं और बाकी सब सो रहे हैं और इधर-उधर से बुला लेते हैं हवेली कोर्ट वाले। ये सीन चलता है उनका। जो बात फेंगयुआन को ज़्यादा कंसर्न कर रही थी वो ये थी कि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अलावा हेवेली कोर्ट के पास एक और टाइम पाथ इमॉर्टल गुहा हाउस भी था जिसका नाम था एटर्नल याच। फेंगयुआन सोच में कहता है, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट है, इसलिए सबसे पहले ये आया है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। अगर फोर्स शिनज़ी ने थोड़ी देर और मेरे को रोक लिया तो यहाँ पे दूसरा इमॉर्टल गुहा हाउस एटर्नल याच भी आ जाएगा। 2 एनिमीज़ को एक साथ फेस करना है, मेरे लिए लॉस होगा। अब आगे देखते हैं। हेवेली कोड का एडवांटेज यहाँ पे क्लियर था। टाइम पाथ रैंक 8 ना होने के बावजूद उनके पास 2 इमॉर्टल गुहा हाउस थे और
मतलब एक तरीके से ये ना दोनों ही काम करते थे अच्छा खासा ये रिवर ऑफ टाइम के अंदर। फेंगयुआन के पास यहाँ पे एक ही इमॉर्टल घोस्ट है, वो भी इनकम्प्लीट है। वो खुद रैंक 8 बन चुका है, पर हाई लेवल ऑन बाइनेमिंग और बाकी सब तो अभी भी वीक है। फेंगयुआन ने तुरंत ही अपने इमॉर्टल प्राइमेसी का एंट्रेंस ओपन करा। सेकंड बैच ऑफ इमोरियल ईयर बीस्ट बाहर आ गए। पहला बैच 5 रीजनल माउंटेन रेंज में यूज हो चुका था। या तो इंजर्ड हो गया था या तो साउथर्न बॉर्डर ने मार दिया था। वो वापस नहीं ला पाया, पर प्रॉब्लम नहीं थी। शिया चा का इमॉर्टल प्राइमेसी मतलब खाने के बाद फेंगयुआन के पास सेकंड ईयर एसेंस पूल भी आ चुका था। उस पूल के अंदर पहले ही 2 इमोरियल ईयर बीस्ट थे। ऊपर से पिछले कुछ महीने में फेंगयुआन ने इमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन यूज करके और भी बीस्ट पकड़े थे और ईयर एसेंस पूल में स्टोर किए थे। इसी तरह उसके पास 2 बैचेस बन चुके थे। सेकंड बैच में टोटल 9 इमोरियल ईयर बीस्ट थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो 12 टाइप्स कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए एशियन बैटल फॉर्मेशन नहीं बन सकता था। उसने बोला नहीं था कि मैं एक एशियन बैटल फॉर्मेशन बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा इमॉर्टल एसेंस स्टोन ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा। पर्सन्स का यूज़ होता है, लेकिन मैं पर्सन्स का यानी इंसानों का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा कोई मतलब अगर एक भी बंदा हर्ट हो गया, दिक्कत हो गई, तो बंदा भी मरेगा, उसका लॉस, ऊपर से फॉर्मेशन टूटेगी अलग से। तो उसने सोचा था कि मैं ना अलग-अलग तरह के इमोरियल ईयर बीस्ट ले आऊँगा रैंक 8 वाले, उनका यूज़ करके बैटल फॉर्मेशन बनाऊँगा, एशियन बैटल फॉर्मेशन। लेकिन देखा ना उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पास अलग-अलग टाइप के 12 एशियंट मतलब वो नहीं थे ना, इमोरियल ईयर बीस्ट नहीं थे। इस वजह से वो एशियन बैटल फॉर्मेशन बना नहीं पाया। 9 ही थे उसके पास। उसने ट्राई किया था, पर जब प्रैक्टिकली मतलब चीज़ें करी, तो समझ आया कि फुल सेट कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम पीरियड में रिवर ऑफ टाइम में इमोरियल ईयर चिकन ज़्यादा निकल रहे थे, इसलिए सेकंड बैच के 9 बीस्ट में से 5 तो चिकन ही थे, आधे से ज़्यादा। 9 इमोरियल ईयर बीस्ट ज़ोर से गरजे और प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन की तरफ चार्ज कर दिया। पवेलियन के अंदर 4 शुनसी के चेहरे सीरियस हो गए। उन्होंने साथ मिलकर प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन एक्टिवेट करा, बूम आवाज़ आई, 10 मीटर ऊँची वेव उठी, सीधा इमोरियल ईयर बीस्ट पर गिर पड़ी। पर ईयर बीस्ट जो थे इमोरियल वाले रिवर ऑफ टाइम के नेटिव थे, यानी उनका घर तो यही था। ये वेव उनको रोक ही नहीं पाई, वो तो आराम से इसके अंदर से मतलब इधर से उधर पार हो जा रहे थे। पल भर में ही वो ऑब्स्टिकल तोड़ के निकल गए। पानी एकदम भाई छलकते होता है ना, इधर से उधर छींटे मारता हुआ इधर से उधर गया और वो आराम से पार गए। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन तेज रोशनी में चमक उठा था। लाइट एक बड़े पिलर की तरह ऊपर शूट हुई। शुश आवाज आई, एक के बाद एक वेव्स आने लग गई, कभी अटैक कभी डिफेंस। ये वेव मूविंग बॉल्स जैसी लग रही थी, जो बार बार इमोरियल ईयरबीस्ट से टकरा रही थी। फेंगयुआन के कंट्रोल में इमोरियल ईयरबीस्ट आपस में कॉर्पोरेट करते हुए एरो जैसे आगे बढ़ रहे थे। कई वेव वॉल्स को क्रॉस करते हुए प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। तब अचानक फोर शुनसी साथ में चिल्लाए, कहते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर जो फोल्डिंग स्क्रीन थी, वो अचानक से मिस्टी फ्रॉग फ्रॉग कहना सॉरी फॉग में ग्रीन सी हो गई। ग्रीन फॉग बैटलफील्ड में फैल गई थी। जैसे इमोरियल ईयरबीस्ट उसमें आए, उनका मूवमेंट बहुत स्लो हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कीचड़ के वो जो होता है ना स्वैम्प टाइप, उसमें फंस गए हों। ग्रीन फॉग धीरे-धीरे रिवर ऑफ टाइम के पानी में घुल गया और इस एरिया का पानी जेड ग्रीन हो गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन जोर से कांप उठा। जो बड़ा लाइट पिलर था वो फेड होकर ग्रीन स्पार्कल्स बन गया और पास-पास एकदम जितना भी था सब जगह फैल गया और ग्रीन ग्रीन स्पार्क टाइप का जो भी टाइप तक का था, वो गोल्डन जो भी चमक रहा था, उठ रहा था, वो फैल गया। वेव की आवाज़ और ज़्यादा भयानक हो गई। अब वेव से 30 मीटर ऊँची हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिवर ऑफ टाइम के सरफेस पर डज़न्स ऑफ भवंडर बन चुके थे, जो इमोरियल ईयरबीस्ट के लिए परफेक्ट ट्रैप थे। 9 इमोरियल ईयर बीस्ट पहले एक साथ थे, पर वेव के प्रेशर में फॉर्मेशन टूट गई। हर बीस्ट अलग-अलग बैटल में फँस चुका था। तुरंत ही प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन सेंटर में आ गया और सिचुएशन उसके कंट्रोल में चली गई। फेंगयुआन के ईयर बीस्ट क्लियर डिसएडवांटेज में आ गए थे। शांग शुनजी कहता है, आखिर इनिशियल फेज से निकल चुका है। ये डीमन ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है। फेंगयुआन बीस्ट को गैदर नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पे शुनजी और आगे कहता है, बिल्कुल। उसका शायद भाई कहता है, वो कहता है बिल्कुल, बस इंटरनल याच यहाँ पे आ गए फिर तो हम जीत ही जाएंगे। तभी शुनजी कहता है, डीमन क्राफ्टी है, वो केयरलेस नहीं होगा, हमें भी केयरलेस नहीं होना। तभी प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के पास वाला इमोरियल ईयर मंकी अचानक उछला। उसके हाथ में एक बड़ा फैन था। उसने सीधा आगे की तरफ वेव करा। पता चलता है क्या था, ये था इमॉर्टल किलर मूव समर फैन। जबरदस्त एकदम हवाएं चलने लग गई। पूरा बैटलफील्ड एकदम भाई अंधेरा सा और भयानक सा हो गया। जो वेव थिक वॉल जैसी थी, वो पूरी तरह से टूट कर बिखर गए। ईयर मंकी की हंसी के साथ नीचे डाइव कर गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर फोर सुनसी शॉक में आ गए। सुनसी कहते हैं, डीमन बैटल में खुद आ चुका है लगता है। तभी शिया सुनसी कहती है, इम्पॉसिबल। लेडी जीवी का इन्वेस्टिगेट मूव फेमिलर फेस एक्सपोज करता है। पता चल जाता अगर वो आया होता तो यहाँ पे ज़ोंग सुनसी कहता है, तो फिर ये कैसा धोखा है? ये जो इतना खतरनाक अटैक हुआ, समर फैन यूज़ हुआ, तो ये अटैक किसने करा? ये यूज़र नहीं करा होगा, यानी फेंगयुआन ने करा होगा,
इनको पता ही नहीं कि वो जो मंकी था उसने करा है, इनको लग रहा है फेंगयुआन ने अटैक करा है। आगे देखते हैं। फेंगयुआन अंदर-अंदर हँस रहा था। पिछले कुछ महीनों में उसने फेलर फेस को मॉडिफाई कर लिया था। फेंगयुआन सीधा फोर्स शिनज़ी के पास पहुँच गया था। प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन फिर से एकदम चमका। फेंगयुआन ने इमोरियल ईयर मंकी की बॉडी से हेवी पंचेस मारे, बूम आवाज़ आई पर पवेलियन हिला भी नहीं। यहाँ पे जुन गुआओज़ी जो कि सबसे छोटी बेटी थी, वो कहती है सॉरी बेटी कह रहा हूँ, लड़की थी, वो कहती है बेकार, बेकार है। पवेलियन रिवर ऑफ टाइम में एक तरीके से बहुत पावरफुल है। तब फेंगयुआन कहता है, ओह! पावरफुल है, सच में? अगले ही पल इमॉर्टल किलर मूव, स्प्रिंग सीज़र यूज़, क्लिप क्लिप आवाज़ आई। शुरू में पवेलियन डिफेंड कर रहा था। 5 से 6 स्निप्स के बाद रूफ का एक हिस्सा कट गया। यहाँ पे शांग सुनजी कहती है, क्या रैंक ये टाइम पाथ मूव है ये तो, इतना पावरफुल कैसे है ये? तो शिया सुनजी कहती है, प्रेज़ेंट एंड पास्ट पवेलियन भी रोक नहीं पा रहा है इसको, क्या दिक्कत है? फ़ोर्स सुनजी अब ये देख के घबरा गए थे क्योंकि वो जो सीज़र थी वो सब कुछ काट रही थी। फेंगयुआन की आँखों में कोल्ड सी लाइट चमक रही थी। उसके पास पहले ही 7000 प्लस टाइम पाथ दांव-मार्क थे। अब वो इमोरियल ईयर मंकी बना था, उसके पास 50,000 ट्रांसफॉर्मेशन दांव-मार्क सब टाइम पाथ में कन्वर्ट हो गए थे। यानी भाई कहना चाह रहा है कि जो इमोरल ईयर मंकी था ना, जो असल में सोच रहा था कि असल में मंकी है, फेंगयुआन नहीं है, लेकिन पता चलता है कि भाई वही फेंगयुआन है। फेंगयुआन ने ही वो समर फैन यूज़ करके उनको एक थप्पड़ मारा था तमाचा खींच के, तो फेंगयुआन ही था। फेंगयुआन ने फ़ैमिलियर फेस यूज़ करके अपना भेष बदल रखा है और बंदर जैसा दिखा रखा है और बीच में जा के एकदम हाइड एंड सीक की तरह खेल के मारे जा रहे हैं इन लोगों को। ये सीन चल रहा था, इनको पता भी नहीं चल रहा था। ऊपर से फेंगयुआन ने जब मंकी बना, तो मंकी बनने पर देखो पहले इसके पास 78,000 दाव मार्क थे, यानी मान के चलो मोटा-मोटा कि 75 एक्स गुणा में मान लो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो अब वो 50,000 और इसमें जोड़ लो, 1 लाख के करीब और मान लो, 1,25,000 बहुत पावरफुल हो चुका था, 25 या 20। आगे देखते हैं, टोटल 1,20,000 टाइम पास दांव-मार्क आ चुके थे। ये लेवल न एक तरीके से नॉर्मली रैंक 8 गो इमॉर्टल को एक मेरिट रिवलेशन के बाद मिलता है। इसका मतलब हर टाइम पाथ किलर मूव मतलब 120 गुना एम्प्लीफाई हो रहा था और फेंगयुआन ऑलरेडी 2 रैंक 8 किलर मूव यूज़ कर रहा था। रिवर ऑफ टाइम का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल उसके फेवर में था, इसलिए प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन टिक नहीं पाया था। स्प्रिंग सीजर और समर फैन बार-बार पवेलियन के पीछे एकदम एकदम मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो जो समर फैन है ना, वो एकदम वेव की तरह जाता है और जितना भी खतरनाक वो जो मतलब ऐसा मान लो जैसे स्वॉर्ड स्लैश होता है ना, वैसे टाइप का स्लैश जाता है समर फैन से। वो स्लैश जहाँ पे भी लगता है तो बंदा जो है ना एकदम पीछे हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि हवा का झोंका या वाइंड जा रही है और आगे नहीं बढ़ने दे रही चीज़ों को। ऐसे टाइप का ये समर फैन का अटैक था। फोर्स जी स्टेबिलिटी सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेबल हो ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे तूफ़ान में खड़े हों वो। कभी-कभी काउंटर भी करते हैं, पर फेंगयुआन को विंटर कोट जैसी डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मंकी बॉडी ही काफ़ी थी। आगे देखते हैं। दूर से यहाँ पे आवाज़ आती है। गू इमोर्टल कहता है होल्ड ऑन। एक बहुत बड़ा यॉच वेव पर चला हुआ आ रहा था बहुत स्पीड में और वो था इंटरनल यॉच जो कि आ चुका था। इंटरनल याच कहते हैं सॉरी इसको। याच आ चुका था। याच वही तो होता है जो बहुत बड़ी शिप टाइप की होती है जो समुद्र में चलती है। याच इसी तो कहते हैं ना। आगे देखते हैं। फेंगयुआन ने कहा अब तो देर हो गई, अब तो तुम लेट हो चुके हो। उसने समर फैन वेव करा और एकदम टॉर्नेडो जैसी वेव्स उड़ गई। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन हिलने लगा। कोलैप्स के एज पर आ चुका था। स्प्रिंग सीजर भी चले। क्रैक आवाज़ आई। एक बड़ा सा पिलर टूटा। फेंगयुआन जोर से हँसा, पवेलियन के ऊपर जंप करा और ऊपर से भारी मंकी का जो पैर था सीधा कूद के जंप मारा पवेलियन के ऊपर ही। ऐसा मान लो फेंगयुआन यहाँ से कूदा और सीधा पवेलियन के ऊपर जंप मारा है और बूम आवाज़ आई जंप मारते। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन पूरी तरह से टूट गया। फोर शिनज़ी या तो मर गए या तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। सब रिवर ऑफ टाइम में ही गिर पड़े। फेंगयुआन इनकम्प्लीट इमॉर्टल गो हाउस के साथ कामली यहाँ से निकल गया। जब इंटरनल यॉच पूरी तरह से वहाँ पे पहुँचा, तब सब कुछ खत्म हो चुका था। यॉच के गो इमॉर्टल हेजिटेट करने लग गए। फोर्स शिनज़ी को बचाए या फिर फेंगयुआन का पीछा करें। उनको कन्फ्यूज़न हो रही थी क्योंकि फेंगयुआन यहाँ से भाग रहा था। अगर वो फेंगयुआन के पीछे जाएँगे तो भाई फोर्स शिनज़ी मर जाएँगे, अगर फोर्स शिनज़ी को बचाएँगे तो फेंगयुआन भाग जाएगा। अब इनके पास एक ही चॉइस थी, क्या ये चुनने वाले थे। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।